और इनमें से सिर्फ एक पार्टिकल ऐसा था जो जिस पाथ से गया था उसी पाथ से रिटर्न बैक भी हो गया था। दिस इज अ डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। आर क्या है? डिस्टेंस ऑफ वेलोसिटी बराबर होगा √4kZe² अपॉन, इससे वेलोसिटी मिल जाएगा। यहाँ पे 47 है, यहाँ पे 79 है, यानी इस पर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आपको जाएगा 4.213 इंटू 10⁻⁻14 मीटर। नंबर ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन। और प्रोटॉन कहाँ पर होगा बाबू? सेंटर पर। प्रोटॉन 71, न्यूट्रॉन हो गया 104 और इलेक्ट्रॉन हो गया बाबू 71। ये ऑप्शन। हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत बेहतर होंगे। बच्चों, हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर में लास्ट लेक्चर पे डिस्कस किए हुए थे फंडामेंटल पार्टिकल्स और उसकी डिस्कवरी के बारे में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एटॉमिक मॉडल्स, जिसमें फंडामेंटल पार्टिकल्स जो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, वो कहाँ कहाँ एटम के अंदर मौजूद होगा, इसके बारे में बात करेंगे। और साथ साथ एटॉमिक नंबर और मास नंबर के बारे में भी आज के इस लेक्चर पे चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग आज के इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। एटॉमिक मॉडल में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे जे थॉमसन मॉडल, जिसे प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से भी जानते हैं और वाटरमेलन मॉडल के नाम से भी जानते हैं। देखो, जे थॉमसन का ये मानना था कि जो एटम होगा ना, उसके पास एक स्फेरिकल सरफेस होंगे और जहां पर प्रोटॉन या फिर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मौजूद होगा, और जो इलेक्ट्रॉन होंगे ना, वो इसके अंदर धंसे होंगे, जिस तरीके से तरबूज में आपका दाना धंसा होता है। आपने तरबूज देखे होंगे, वाटरमेलन देखे होंगे, तो वाटरमेलन में जिस तरीके से दाना धंसा होता है, उसी तरीके से एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन धंसे होंगे। ये मेरा मानना नहीं था, ये जे थॉमसन का मानना था। ठीक है, तो जे थॉमसन मॉडल में हम लोग कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन, atom has a spherical surface on which positive charge particles are uniformly distributed and electrons are just ambient in it, just like पलंग पुडिंग। हालांकि में आगे चल करके ये मॉडल आपका फेल कर गया, क्योंकि यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक आए थे। सबसे पहला, जे थॉमसन के अनुसार ना तो इलेक्ट्रॉन गतिमान थे और ना ही आपके प्रोटॉन गतिमान थे। ना तो इलेक्ट्रॉन में कोई मोशन था और ना ही आपका प्रोटॉन में मोशन था। इसीलिए इसको हम लोग स्टैटिक मॉडल नाम देते हैं। स्टैटिक मतलब होता है रुका हुआ अवस्था। इसमें इलेक्ट्रॉन भी मूव नहीं कर रहा है और प्रोटॉन भी आपका मूव नहीं कर रहा है। तो पहला इसका ड्रॉबैक तो यही हो गया, इट इज अ स्टैटिक मॉडल। ये एक प्रकार का स्टैटिक मॉडल है। दूसरा, जब रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किए गए तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात थी। जब रदरफोर्ड ने जे थॉमसन से वो सवाल किया तो ये उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए। और वो कौन सा ड्रॉबैक मिला? इट इज फेल्ड टू एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम एंड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ रदरफोर्ड। लाइन स्पेक्ट्रम क्या है वो धीरे धीरे हम लोग आगे की ओर चर्चा करेंगे, और अभी जस्ट रदरफोर्ड के स्कैटरिंग मॉडल के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो जे थॉमसन मॉडल में हमने क्या सीखा कि जे थॉमसन मॉडल के अनुसार एटम के जो सरफेस होते हैं ना,
वो सरफेस पे प्रोटॉन या पॉजिटिव चार्ज मौजूद होगा और इलेक्ट्रॉन उसमें धंसे होंगे जिस तरीके से तरबूज में दाना धंसा होता है, जिस तरीके से बैर में गुठली धंसा होता है। ठीक है, तो पहले जरा इसको कॉपी कर लो, उसके बाद फिर हम लोग रदरफोर्ड स्कैटरिंग मॉडल के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, चलिए बच्चे, इसके बाद हम लोग मूव करने वाले हैं आगे। नेक्स्ट है रदरफोर्ड स्कैटरिंग मॉडल। देखो, रदरफोर्ड स्कैटरिंग मॉडल आपने क्लास 9th में भी पढ़ रखे हैं कि रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल को गोल्ड के फॉइल से पास कर दिया था, है ना। तो कुछ कुछ ऑब्जर्वेशन वहां पे आपको देखने को मिला था। एक्सपेरिमेंट का पहले डायग्राम अगर मैं बनाऊं, सपोज करो ये हमारे पास एक गोल्ड का फॉइल है, दिस इज अ गोल्ड फॉइल, और इससे हम लोग अल्फा पार्टिकल्स को पास कर रहे हैं। ध्यान देना, गोल्ड फॉइल्स को एज अ एटम उसने मान के चला है और अल्फा पार्टिकल्स को एज अ पॉजिटिव चार्ज मान के चला है। ठीक है, जब अल्फा पार्टिकल को इसने गोल्ड फॉइल से पास किया तो देखा कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल बिना डिफ्लेक्शन शो किए हुए सीधा सीधी इस एटम से बाहर निकल गया, जिससे ये बात साबित हुआ कि एटम के अंदर बहुत सारे खाली जगह मौजूद है, पूरा का पूरा एटम भरा हुआ नहीं है। बहुत सारे में से कुछ अल्फा पार्टिकल लार्ज एंगल बनाकर डिफ्लेक्ट कर गया था, लार्ज एंगल बनाकर डिफ्लेक्ट कर गया था, और कुछ ऐसे भी अल्फा पार्टिकल रहे थे जो स्मॉल एंगल बना के डिफ्लेक्ट किया था, स्मॉल एंगल बना के डिफ्लेक्ट किया था। और उनमें से एक पार्टिकल ऐसा था जो जिस पाथ से गया था ना, उसी पाथ से रिबॉन्स बैक भी हो गया था, जिससे ये बात समझ में आया था कि सेंटर पर क्या मौजूद होगा, पॉजिटिव चार्ज या फिर प्रोटॉन मौजूद होगा। ठीक है, ये चीजें आपने क्लास 9th पर डायग्राम के रूप में भी देख सके हैं और पढ़ के भी आपने इसको देखा हुआ है। तो यहां पे अगर मैं लिखूं, he was taken alpha particle and alpha particle are passing through, are passes through the gold foil, then following observation were made। जब अल्फा पार्टिकल को गोल्ड से पास किया, गोल्ड फॉइल से पास किया, तो कुछ कुछ ऑब्जर्वेशन उसको देखने को मिला। क्या क्या ऑब्जर्वेशन, मैं इसको यहाँ पे बता देता हूँ और उसके बाद हम लोग उसको लिख भी लेंगे, है ना। पहला ऑब्जर्वेशन ये मिला कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल बिना डिफ्लेक्शन शो किए बाहर निकल गया, कुछ अल्फा पार्टिकल स्मॉल एंगल बनाकर डिफ्लेक्ट कर गया, तो वहीं पे कुछ अल्फा पार्टिकल लार्ज एंगल बनाकर डिफ्लेक्ट कर गया, और इनमें से सिर्फ एक पार्टिकल ऐसा था जो जिस पाथ से गया था उसी पाथ से रिटर्न बैक भी हो गया था। ठीक है, तो इसको जरा आप कॉपी करो, फिर इसकी ऑब्जर्वेशन को हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए बच्चे, इसके बाद हम लोग इसकी ऑब्जर्वेशन की बात करें तो पहला ऑब्जर्वेशन क्या था, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, most of the alpha particles passes without deflection, बिना डिफ्लेक्शन शो किए हुए बाहर निकल गया। और क्या मिला, सम ऑफ द अल्फा particles deflected through a small angle, कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसा भी रहा जो स्मॉल एंगल बनाकर डिफ्लेक्ट किया। और क्या ऑब्जर्वेशन दिखा, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स
डिफ्लेक्टेड थ्रू लार्ज एंगल। कुछ ऐसे भी रहे बाबू जो लार्ज एंगल बनाकर डिफ्लेक्ट किया, और उनमें से सिर्फ एक ही पार्टिकल ऐसा रहा जो जिस पाथ से गया उसी पाथ से रिटर्न बैक भी हो गया। यहां पे लिख रहे हैं वन ऑफ द अल्फा पार्टिकल rebounds back to the original path, सिर्फ एक पार्टिकल ऐसा रहा जो जिस पाथ से गया उसी पाथ से रिटर्न बैक भी हो गया। ठीक है, तो ये कुछ कुछ ऑब्जर्वेशन आपको देखने को मिला। अब हम लोग देखेंगे इससे हमें कंक्लूजन क्या मिलता है। उससे पहले इसको जरा आप कॉपी कर लेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों आगे की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास कंक्लूजन। पहला कंक्लूजन क्या लिख सकते हैं, जो अनडिफ्लेक्टेड अल्फा पार्टिकल था ना, उससे ये बात साबित हुआ कि एटम के अंदर बहुत सारे खाली जगह होंगे या फिर बहुत सारे एम्प्टी स्पेस होंगे। तो पहला कंक्लूजन लिख सकते हैं अनडिफ्लेक्टेड अल्फा पार्टिकल्स shows that a lot of empty space present within an atom के अंदर। दूसरा कंक्लूजन क्या मिला, कुछ ऐसे पार्टिकल थे जो स्मॉल एंगल बनाकर डिफ्लेक्ट किया था और कुछ ऐसे भी थे जो लार्ज एंगल बनाकर डिफ्लेक्ट किया था, जिससे ये बात साबित हुआ था कि सेंटर जो है वहां पे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मौजूद होगा। और इसको कंफर्म करने के लिए एक पार्टिकल ऐसा रहा जो जिस पाथ से गया उसी पाथ से रिटर्न बैक हो गया। तो यहां से कंक्लूजन आप कह सकते हैं क्या, एंटायर मास एंड पॉजिटिव चार्ज्ड पार्टिकल concentrated at the center of the atom called as न्यूक्लियस। उसका नाम क्या दिया गया बाबू, न्यूक्लियस। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने कर रखी है, रदरफोर्ड ने कर रखी है। ठीक है, तीसरा कंक्लूजन क्या यहां से मिला कि अगर सेंटर पर हमारे पास प्रोटॉन मौजूद है तो उसके सरफेस पर क्या मौजूद होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, और वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होंगे, है ना, इन सर्कुलर पाथ, है ना। तो लिख सकते हैं नेगेटिव चार्ज particles revolves around the न्यूक्लियस के चारों तरफ, अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। किस पाथ पे बाबू, सर्कुलर पाथ पे। ठीक है, फिर एक बात और बोला गया कि जो न्यूक्लियस का वॉल्यूम होगा ना वो बहुत ही छोटा होगा इन कंपैरिजन टू वॉल्यूम ऑफ एटम। मतलब एटम न्यूक्लियस के कंपैरिजन में बहुत बड़ा होगा। आप ऐसे भी समझ सकते हैं भाई न्यूक्लियस होगा कहाँ, एटम के अंदर में, तो जाहिर सी बात है कि न्यूक्लियस का वॉल्यूम छोटा है और एटम की वॉल्यूम क्या है, बड़ा है। तो बोला गया वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस कैन बी नेग्लेक्ट in compared to volume of atom। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे रेडियस ऑफ न्यूक्लियस के बारे में बोला गया। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस
न्यूक्लियस का रेडियस कितना होगा, तो 10⁻⁻15 मीटर, जिसे हम लोग 1 फर्मी के नाम से जानते हैं। और रेडियस ऑफ एटम के बारे में मैं बोलूं, रेडियस ऑफ एटम तो ये होगा 10⁻10 मीटर, जिसको आप 1 एंगस्ट्रॉम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 1 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ये आपके पास कुछ रदरफोर्ड स्कैटरिंग मॉडल का कंक्लूजन हो चुका है। पहले इसको जरा कॉपी करो, इसके बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलिए बच्चे, इसके बाद हम लोग बात करते हैं यहां पर, अगर मैं पूछूं वॉल्यूम ऑफ एटम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, कितना होगा ये आपको पता करना है। यानी कि एटम की वॉल्यूम और न्यूक्लियस की वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा ये आपको पता करना है, या अनुपात क्या होगा ये आपको पता करना है। ठीक है, तो कैसे आप यहां पे सोचेंगे जरा देखें। वॉल्यूम ऑफ एटम को मैं ऐसा लिखता हूं 4/3 पाई आर, रेडियस ऑफ एटम का होल क्यूब बाई 4/3 पाई रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का होल क्यूब। अब आप लोग एक बात को जानते हैं, रेडियस ऑफ एटम कितना, 10⁻10 मीटर, और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कितना, 10⁻15 मीटर। अब इसको जरा पुट करें आप, तो क्या मिल जाएगा, 4/3 पाई रेडियस ऑफ एटम के जगह पे 10⁻10 का होल क्यूब डिवाइड बाई 4/3 पाई रेडियस ऑफ न्यूक्लियस 10⁻15 का होल क्यूब। ये और ये आपका कट जाएगा। इसको अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो क्या मिलेगा, 10⁻30 डिवाइड बाई 10⁻45 होगा। 10⁻10 के पावर 3 10⁻30 हो गया, फिर 10⁻15 के पावर 3 तो 10⁻45 हो गया। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 1/10⁻15। इसको ऊपर कर लें तो 10⁻15 आ जाएगा, है ना। यानी कि आपके पास रिजल्ट क्या मिला, देखो तो रिजल्ट ये मिला, वॉल्यूम ऑफ एटम बाई वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, ये कितना हो चुका है, 10⁻15 के बराबर। यानी कि आप क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ एटम जो होगा ना, ये होगा 10⁻15 इंटू वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। यानी कि आप कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस का 10⁻15 टाइम किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ एटम के बराबर होगा। ठीक है, तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, डायरेक्ट सवाल यहां से पूछ लेता है, तो इसको आप जरा कॉपी कर लें। उसके बाद बात करते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के बारे में। ठीक है, चलिए बच्चों, तो इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ये क्या होता है इसके बारे में बात करें। जैसे अगर मान लो कि ये हमारे पास गोल्ड फॉइल है, ये क्या है आपके पास, गोल्ड फॉइल है, सेंटर पे है बाबू पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, जो इसकी चार्ज है ना, इसकी चार्ज को मैं Q2 कह लेता हूं, और ये Z इंटू इलेक्ट्रॉन के बराबर है, Z इंटू इलेक्ट्रॉन के बराबर है, जहां पर Z को हम लोग कह रहे हैं एटॉमिक नंबर, और गोल्ड का एटॉमिक नंबर होता है 79। कितना होता है, 79। और इलेक्ट्रॉन क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, मान लो यहां से अल्फा पार्टिकल का अप्रोचिंग स्टार्ट किए थे आपने, यहां से आपका अल्फा पार्टिकल था, ये जिस पाथ से गया था उसी पाथ से रिटर्न बैक हो गया था। ठीक है, अच्छा, यहां से लेकर के यहां तक की जो डिस्टेंस है ना बाबू, न्यूक्लियस तक, इसको मैं R कहता हूं, और यही R है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब अल्फा पार्टिकल जो है, इसको आप चाहें तो हीलियम की तरह भी सोच सकते हैं,
और हीलियम का जो चार्ज होता है डेट इज Q1 मान लो, तो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, क्योंकि हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी चार्ज कितनी होगी, 2 इलेक्ट्रॉन चार्ज के बराबर होगी। नाउ अगर आप काइनेटिक एनर्जी को देखें तो काइनेटिक एनर्जी होता है K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R। यहाँ पर K एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होगी 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और Q1 तो आप देख चुके हैं किसके बराबर है, 2 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर है हीलियम के बारे में, और Q2 किसके बराबर है, तो Z इलेक्ट्रॉन के बराबर है, जहां पर Z क्या है, एटॉमिक नंबर ऑफ फॉइल। आप गोल्ड लेना चाहें तो गोल्ड का ले सकते हैं, और अगर कॉपर लेना चाहें तो आप कॉपर का एटॉमिक नंबर ले सकते हैं। इसको जरा पुट करें यहाँ पर, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होगा, K इंटू Q1 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, और Q2 को आप क्या लिख सकते हैं, Z इलेक्ट्रॉन बाई R। अब इसको सिंपल सॉल्यूशन करें हम, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 2 K ZE स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। दिस इज अ काइनेटिक एनर्जी, एंड R बराबर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 2KZE स्क्वायर अपॉन काइनेटिक एनर्जी। दिस इज अ डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। R क्या है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, यानी अल्फा और इसके सेंटर के न्यूक्लियस जो है उसके बीच की दूरी की बात आप कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहां से बहुत सारी चीजें पूछे जा सकते हैं आपसे, क्या क्या, जैसे अगर मान लो मैं यहां पे काइनेटिक एनर्जी बराबर लेके चलूं तो क्या लिखा जा सकता है, 1/2 mv स्क्वायर। तो यहां से आप वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। भाई काइनेटिक एनर्जी आप निकाल लिए, इसको इस फॉर्मूले पे अप्लाई कर दो, वॉल्यूम वेलोसिटी मिल जाएगा। आप देख लें, इसको और इसको कंपेयर करें तो क्या लिख सकते हैं, 1/2 mv स्क्वायर इज इक्वल टू 2KZE स्क्वायर अपॉन R, यानी कि V स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 4KZE स्क्वायर अपॉन m इंटू R, यानी कि V बराबर आप क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी बराबर होगा √4KZE स्क्वायर अपॉन, इससे वेलोसिटी मिल जाएगा। आप चाहें तो यहां से वॉल्यूम भी पता कर सकते हैं। वॉल्यूम कैसे निकाला जाएगा, देखें जरा। आपको पता है कि V बराबर क्या होता है, वॉल्यूम बराबर 4/3 पाई आर क्यू होता है, पाई आर क्यू होता है, यानी कि 4/3 पाई, और R के जगह पे क्या रख सकते हैं, ये वाला, दैट इज 2KZE स्क्वायर अपॉन काइनेटिक एनर्जी का होल क्यूब। ये आपके पास मिल जाएगा वॉल्यूम। अब एक बात समझना, यहां जो मास आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो किसका मास लेके चलेंगे, और वेलोसिटी आप किसका लेके चलेंगे, अल्फा पार्टिकल का, क्योंकि अल्फा पार्टिकल को आपने पास किया था ना, अल्फा पार्टिकल को पास किया था, तो भाई गतिमान कौन हुआ, अल्फा पार्टिकल हुआ ना, तो वेलोसिटी किसका निकलेगा, अल्फा पार्टिकल का। यानी कि ये अल्फा वाला सोचना है और ये भी आपको अल्फा वाला सोचना है। वेलोसिटी भी किसका निकलेगा, अल्फा वाला, ये भी किसका होगा, आपका अल्फा वाला। और वॉल्यूम किसका निकलेगा, गोल्ड वाला, किसका निकलेगा, गोल्ड वाला। समझ रहे हो बात। तो ये आपके पास एक इंपॉर्टेंट चीज है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, इसको जरा आप कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, यहां से एक चीज हमें मिलता है, क्या मिलता है देखो तो। अगर मैं यहां से एक बात बोलूं, देखो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कब बढ़ेगा, जब आप एटॉमिक नंबर को बढ़ाओगे, यानी Z को बढ़ाओगे। Z क्या, एटॉमिक नंबर, यानी Z बढ़ेगा तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच भी बढ़ेगा। और डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कम तब होगा जब एटॉमिक नंबर को आप क्या करेंगे, कम करेंगे। इसी कॉन्सेप्ट को मद्देनजर रखते हुए हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो तो, एन अल्फा पार्टिकल्स इज प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स द फॉलोइंग न्यूक्लियस
with same kinetic energy in different experiment, the distance of closest approach is maximum 4। हमारे पास काइनेटिक एनर्जी को सेम रखा गया है और अलग अलग एलिमेंट पर आपका अल्फा पार्टिकल को पास किया गया है, तो कहां पर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ज्यादा होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अभी मैंने आपको बताया कि एटॉमिक नंबर ज्यादा करेंगे तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच भी ज्यादा होगा, और एटॉमिक नंबर को कम करेंगे तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच भी क्या होगा, कम होगा। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच मैक्सिमम कहां पे हो सकता है, जहां पर z का वैल्यू ज्यादा होगा या जहां पे एटॉमिक नंबर का वैल्यू ज्यादा होगा। यहाँ पे एटॉमिक नंबर 11 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 47 है, यहाँ पे 79 है, यानी इस पर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे एटॉमिक नंबर ज्यादा है। ठीक है, इसको जरा कॉपी करें, इसके बेसिस पे हम लोग कुछ और क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए बच्चों, इसके बाद हम लोग आगे की ओर मूव करते हैं। तो एक क्वेश्चन दिया गया है कि एन अल्फा पार्टिकल ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 5.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपके पास काइनेटिक एनर्जी गिवन है कितना, 5.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या लिखा जा सकता है, मेगा कहने का मतलब 10 के पावर 6 और इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू दिया गया है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। ये काइनेटिक एनर्जी जूल के फॉर्म में मिल चुका है। आगे कह रहा है इस प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स गोल्ड न्यूक्लियस, जिसको गोल्ड न्यूक्लियस में पास किया गया, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अच्छा, गोल्ड का एटॉमिक नंबर दे दिया गया है कितना बाबू, 79, और डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का फॉर्मूला क्या बताया अभी हमने, R इज इक्वल टू 2kZe² अपॉन काइनेटिक एनर्जी। अभी जस्ट पढ़ा है हम लोग, आपने कैलकुलेशन भी किया हुआ इसके रिगार्डिंग पर। तो R इज इक्वल टू 2, K कितना होता है बाबू, कांस्टेंट होता है, दैट इज 9 इंटू 10 टू द पावर 9। उसके बाद Z कितना है आपके पास, 79। इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई काइनेटिक एनर्जी आपके पास आ चुका है कितना, 5.4 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। ये और ये यहां से कट जाएगा, आपका क्या रिजल्ट बनेगा, R इज इक्वल टू 2 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 79 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 डिवाइड बाई 5.4 इंटू 10 टू द पावर 6। इसको सॉल्व करेंगे तो R का वैल्यू आ जाएगा 4.213 इंटू 10 टू द पावर -14 मीटर। ठीक है, इसको पहले आप कॉपी करें, उसके बाद फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों आगे की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है कि विथ व्हाट वेलोसिटी शुड एन अल्फा पार्टिकल ट्रेवल टुवर्ड्स द न्यूक्लियस ऑफ अ कॉपर एटम सो एज टू अराइव एट अ डिस्टेंस 10 टू द पावर -13 मीटर फ्रॉम न्यूक्लियस ऑफ द कॉपर एटम। यानी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच दिया गया है, दैट इज R इज इक्वल टू 10 टू द पावर -13 मीटर। ठीक है, और निकालना क्या है बाबू, वेलोसिटी कितना होगा ये आपको पता करना है। ठीक है, तो हम लोग देखे थे एक चीज कि काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर था, 2kZe² अपॉन R के बराबर था, और काइनेटिक एनर्जी बराबर हम लोग जानते हैं ½ mv² होता है। अब याद रखना वेलोसिटी किसका पता होगा, अल्फा पार्टिकल का भी जस्ट बताया हूं, बस इन दोनों को एक दूसरे के साथ मैं कंपेयर कर देता हूं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों को कंपेयर करें तो लेफ्ट वाला पार्ट इक्वल है तो राइट वाला भी क्या होगा, इक्वल होगा। यानी 1/2 m अल्फा v अल्फा² इज इक्वल टू 2kZe² अपॉन क्या होगा, R होगा। अब हमें v अल्फा पता करना है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, 2 to the 4 kZe² अपॉन m अल्फा
इंटू क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। यानी भी अल्फा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, अंडर रूट 4kZe² अपॉन एम अल्फा एंड आर। अब सारे वैल्यूज को आप यहाँ पे पुट कर दो। के का वैल्यू कितना होता है बाबू, 9 इंटू 10⁻⁹। कॉपर का अगर आप एटॉमिक नंबर बात करते हैं तो कितना आ जाता है, 29 आ जाता है। ठीक है, इसके बाद इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल, अल्फा को बोले तो हीलियम है ना, हीलियम मास कितना होता है 4 AMU, 4 AMU। और AMU का वैल्यू कितना होता है 4 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27। क्यों ऐसा मैं लिखा, क्योंकि सर एक AMU बराबर कितना होता है, एक AMU ये होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27। ठीक है, अब सारे वैल्यूज को रख दीजिए आप। अच्छा, आर भी क्वेश्चन पर दिया गया 10 के पावर कितना, 10 के पावर -13 मीटर। अब सारे वैल्यूज को पुट कर दो, आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। तो भी अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट 4 के की जगह पे 9 इंटू 10⁻⁹, जेड की जगह पर हो गया 29, ई की जगह पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर। ठीक है, और मास ऑफ अल्फा कितना 4 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27, और आर आपके पास दिया गया 10 के पावर -13 मीटर। अब इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये निकल करके आता है 6.325 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। आप घर पे आराम से इसको बैठ के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसको कॉपी कर लो। इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। चलिए बच्चों, आगे की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है कि एन अल्फा पार्टिकल ऑफ एनर्जी 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज स्कैटर्ड बाय गोल्ड फॉइल, एटॉमिक नंबर 79। ठीक है, आपके पास सबसे पहले एनर्जी गिवन है 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट मीन्स 4 इंटू 10 के पावर 6, मेगा का मतलब ये हो गया। इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हमने जूल पे कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, एटॉमिक नंबर दिया गया है हमारे पास 79। आपको वॉल्यूम पता करना है। क्या पता करना है, वॉल्यूम। तो रेडियस पहले निकाल लो, या डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच 2kZe² अपॉन क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा। R इज इक्वल टू के कितना बाबू 9 इंटू 10⁻⁹, Z कितना है 79, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का स्क्वायर, डिवाइड बाई काइनेटिक एनर्जी कितना है, तो 4 इंटू 10⁻6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे ना तो ये आएगा 5.7 इंटू 10⁻⁻40 मीटर। ये रेडियस का या डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आपको पता चल जाएगा। ठीक है, नाउ आपको पता करना है वॉल्यूम। क्या पता करना है, वॉल्यूम। तो हम लोग जानते हैं वॉल्यूम बराबर क्या होता है 4/3 πr³, πr³। दैट इज 4/3 पाई का वैल्यू कितना होता है 3.14, और आर कितना आ चुका है देखो तो 5.7 इंटू 10⁻⁻14 का होल क्यूब। बस इसको सॉल्व कर दो, आपका वॉल्यूम निकल करके आ जाएगा। तो ये निकल करके आता है 7.7 इंटू 10⁻⁻40 मीटर क्यूब। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आपको बाबू काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करना भी सिखा दिया, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकालना भी सिखा दिया, वेलोसिटी भी निकालना सिखा दिया, और साथ साथ वॉल्यूम भी हमने निकालना सिखा दिया है। तो इसको जरा कॉपी करो, उसके बाद फिर हम लोग आगे की ओर मूव करते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों आगे की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की पहली प्रॉपर्टीज क्या है कि न्यूक्लियस
एटम के सेंटर वाले पार्ट को बोला जाता है, ठीक है, जहां पे प्रोटॉन मौजूद होते हैं। मैं लिख रहा हूं, प्रोटॉन या पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल concentrate at the center of an atom called nucleus। बट एक पॉइंट ध्यान देना, न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी होता है और आपका न्यूट्रॉन भी होता है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक साथ न्यूक्लियस पर होते हैं ना, तो उसके लिए टर्म दिया जाता है न्यूक्लियन। क्या नाम दिया जाता है? न्यूक्लियन। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन टुगेदर, एक साथ, कॉन्सेंट्रेटेड एट द न्यूक्लियस कॉल्ड न्यूक्लियन। इसको नाम क्या देंगे बाबू? न्यूक्लियन नाम देंगे। तो न्यूक्लियन कब? जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन एक साथ न्यूक्लियस पर होगा। चलिए बच्चों, तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर के बारे में। देखो, एटॉमिक नंबर क्या है? किसी भी एटम का सेंटर पर पाए जाने वाले प्रोटॉन्स की संख्या, वही आप क्या कहते हो? एटॉमिक नंबर या परमाणु संख्या कहते हो, ठीक है। यानी कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट एट द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, किसी एटम के न्यूक्लियस पे पाया जाने वाला नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या प्रोटॉन की संख्या, वही उसका एटॉमिक नंबर कहलाता है। हम लिखते हैं यहाँ पे एटॉमिक नंबर को, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट एट द nucleus of an atom called atomic number। एटॉमिक नंबर, ठीक है। यानी एटॉमिक नंबर बराबर क्या लिखा जा सकता है? एटॉमिक नंबर इक्वल टू क्या होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन। और प्रोटॉन कहां पर होगा बाबू? सेंटर पर। कहां पर होगा? सेंटर। अब यहां पे दो अलग अलग केस आएगा। अगर स्पीसीज न्यूट्रल है, स्पीसीज कैसा है बाबू? न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल स्पीसीज क्या होता है ना, कि जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या दोनों बराबर होती है। यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो न्यूट्रल हम लोग उसी को कहते हैं। दैट मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर दोनों सेम सेम है, तब ऐसे सिचुएशन पे वो स्पीसीज कैसा है? न्यूट्रल है। अच्छा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रल के केस में बराबर है। दैट मीन्स अगर मैं इस वाले चीज को यहां पे लिखूं तो क्या बोल सकते हैं कि एटॉमिक नंबर जो होगा वो तो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होगा, और नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। लेकिन कब? जब स्पीसीज न्यूट्रल होगा। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर मान लो हमारे पास दिया गया सोडियम, एटॉमिक नंबर है बाबू 11। अभी स्पीसीज न्यूट्रल है, क्योंकि इसके ऊपर ना तो पॉजिटिव लिखा दिख रहा है और ना ही नेगेटिव लिखा दिख रहा है। तो अगर सिस्टम न्यूट्रल है, सिस्टम क्या है बाबू? न्यूट्रल है, तो यहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन आपको कितना मिल रहा है? 11। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आपको कितना मिलेगा? 11 मिलेगा। और जितना प्रोटॉन होगा वही उसका एटॉमिक नंबर होगा। मतलब एटॉमिक नंबर भी आपको यहां पे कितना मिलेगा? तो 11 मिलेगा। उसी तरीके से अगर आप चाहें एक एग्जांपल और कंसीडर करना, जैसे अगर मान लो मैं यहां पे क्लोरीन ले लेता हूं 17, और इसको भी मैं न्यूट्रल कह रहा हूं। तो न्यूट्रल कहने का ये मतलब है कि सर यहां पे नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होगा ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा।
तभी आप उसको न्यूट्रल कह सकते हैं। तो प्रोटॉन हो गया सर 17 और इलेक्ट्रॉन भी कितना हो जाएगा 17, और जितना प्रोटॉन वही उसका क्या होता है एटॉमिक नंबर होता है। आई थिंक आपको मैटर समझ में आ रहा होगा कि हम लोग नंबर ऑफ प्रोटॉन कैसे निकाल रहे हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकाल रहे हैं। अच्छा, एक चीज और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर सिस्टम न्यूट्रल है या स्पीसीज न्यूट्रल है तो एटॉमिक नंबर आप नंबर ऑफ प्रोटॉन से भी निकाल सकते हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि न्यूट्रल स्पीसीज पे एटॉमिक नंबर के लिए प्रोटॉन के बराबर मानो और प्रोटॉन को आप इलेक्ट्रॉन के बराबर मानो। ठीक है, यानी कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर होते हैं, तो ऐसी स्पीसीज पे आप एटॉमिक नंबर प्रोटॉन से भी निकाल सकते हैं और इलेक्ट्रॉन से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, एक और केस है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, उससे पहले आप इसको कॉपी कर लो। ठीक है, चलिए बच्चों आगे की ओर मूव करते हैं। तो एक और केस मैं लेता हूं कि इफ स्पीसीज आर कैटायनिक और एनायनिक। अगर स्पीसीज कैटायन के फॉर्म में हो या फिर एनायन के फॉर्म में हो। अब समझे सबसे पहले कैटायन। कैटायन क्या होता है? कैटायन बोलते हैं किसी भी स्पीसीज पर पॉजिटिव चार्ज मौजूद होगा, दिस इज कैटायन। और ये तभी बनता है, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम न्यूट्रल स्पीसीज। कैटायन कब बनता है? जब न्यूट्रल स्पीसीज से आप इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं। जैसे अगर मान लो हमारे पास सोडियम है, अभी इसका एटॉमिक नंबर जो है वो कितना है बाबू? 11 है। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है? ये भी 11 है सर। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? तो ये भी 11 है सर। मतलब ये कंडीशन क्या है? न्यूट्रल है। लेकिन अगर इस सोडियम से मैंने एक इलेक्ट्रॉन को भगा दिया तो क्या बन जाएगा? अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो वो पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ रहे बात? एक इलेक्ट्रॉन निकाले तो एक पॉजिटिव चार्ज, दो इलेक्ट्रॉन निकालते तो दो पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, एक चीज है कि इसका एटॉमिक नंबर अभी भी कितना रहेगा? 11 रहेगा, है ना। और नंबर ऑफ प्रोटॉन अभी भी कितना रहेगा? 11 रहेगा। लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये कितना हो जाएगा बाबू? 10 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले 11 था, अब एक निकाल दिए तो कितना बचा? 10 बचा। एक चीज नोटिस करना, जब भी एटॉमिक नंबर बात करते हैं तो एटॉमिक नंबर में नंबर ऑफ प्रोटॉन में कोई बदलाव नहीं आता, एटॉमिक नंबर में कभी कोई बदलाव नहीं आएगा। हाँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन आपके एटम के सरफेस पर रिवॉल्व कर रहा होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ, है ना। मतलब ऐसे होता है, ये हमारे पास प्रोटॉन हो गया और इधर इलेक्ट्रॉन आपके रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो जब भी इलेक्ट्रॉन की बात करें तो आप यहां से इसको बाहर निकाल सकते हैं और इलेक्ट्रॉन को ऐड कर भी सकते हैं। लेकिन प्रोटॉन तो आपका सेंटर पर है, ये कभी भी आपका रिमूव नहीं हो सकता है, क्योंकि इसको रिमूव कराने के लिए आपको काफी ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो याद रखना कि प्रोटॉन कभी भी चेंज नहीं होता, एटॉमिक नंबर भी कभी चेंज नहीं होता। इलेक्ट्रॉन आपका चेंज हो सकता है आफ्टर रिमूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड आफ्टर एडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलिए एक चीज और आप यहां पर नोटिस कर सकते हैं। देखो तो अगर आप न्यूट्रल स्पीसीज में देखें तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों क्या हो गया? बराबर। लेकिन कैटायनिक स्पीसीज में देखें तो प्रोटॉन ज्यादा हो गया और इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? कम हो गया। प्रोटॉन ज्यादा और इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? कम। यानी कैटायन के केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होगा ना, ये हमेशा ज्यादा मिलेगा इन कंपैरिजन टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। उसी तरीके से अगर मान लो हमारे पास एनायनिक वाला स्पीसीज है, कौन सा है? एनायनिक वाला स्पीसीज है। एनायनिक कहने का मतलब है कि किसी स्पीसीज पे माइनस चार्ज है।
और ये तब बनेगा जब इलेक्ट्रॉन को ऐड करा देंगे, इलेक्ट्रॉन को ऐड करा देंगे। कहने का ये मतलब है इट इज प्रोड्यूस्ड बाई एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू न्यूट्रल स्पीसीज। किसी न्यूट्रल स्पीसीज में आप इलेक्ट्रॉन को ऐड करा दो। जैसे अगर मान लो हमारे पास क्लोरीन है, एटॉमिक नंबर 17, भाई एटॉमिक नंबर यहां से कितना मिल जाता है, 17 हो गया। नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होगा वो भी कितना होगा, 17 होगा। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर ढूंढते हैं, तो भी कितना मिलेगा, 17, क्योंकि केस कैसा है, न्यूट्रल है। लेकिन अगर मान लो इसमें बाहर से कहीं से एक इलेक्ट्रॉन लगा दें, जोड़ दें इस पर, तो क्या बन जाएगा, Cl पर नेगेटिव बन जाएगा, Cl पर नेगेटिव। बट अभी भी इसका एटॉमिक नंबर 17 ही रहेगा। एटॉमिक नंबर अभी भी कितना, 17। नंबर ऑफ प्रोटॉन अभी भी कितना रहेगा, तो 17 ही रहेगा। लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अब बदल जाएगा। पहले था 17, एक आपने जोड़ दिया तो हो गया 18। अब ये स्पीसीज में दिखा क्या कि प्रोटॉन की संख्या कम है और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, ज्यादा। मतलब इस वाले केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे और नंबर ऑफ प्रोटॉन आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ध्यान देना होगा कि केटायन के केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन से, और एनायन के केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन से। अब देखना जरा, अब चूंकि इस वाले केस में तो इलेक्ट्रॉन बार बार बदल जा रहा है, केटायन के केस में कम हो जा रहा है और एनायन के केस में इलेक्ट्रॉन बढ़ जा रहा है। तो ऐसे केस पर एटॉमिक नंबर को हमेशा निकालेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन से। ठीक है, हमेशा निकालेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन से। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से आप निकालना चालू कर दें, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो चेंज हो जा रहा है। लेकिन एक केस है न्यूट्रल वाला, जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बराबर है, तो वैसे केस में एटॉमिक नंबर प्रोटॉन से भी निकाला जा सकता है और इलेक्ट्रॉन से भी निकाला जा सकता है। ठीक है, चलिए इसको जरा आप कॉपी कर लें। इसके बाद फिर हम लोग इसके बेसिस पर कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों आगे की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास मास नंबर। देखो, मास नंबर किसी भी एटम का उसके सेंटर पे मौजूद होता है। अब सेंटर पे दो चीजें होती है, एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है ना। तो मास नंबर हम लोग कहते हैं सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन at the nucleus of an atom called mass number। ठीक है, मतलब आप ऐसे कह लें जैसे मास नंबर है, मास नंबर को बाबू ए के साथ दिखाया जाता है, ठीक है ना। और अगर मैं नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात करूं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन को आप दिखा लो P प्लस से, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को आप दिखा लो N0 के साथ। देन मास नंबर किसके बराबर लिखा जाएगा, मास नंबर लिखा जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के सम के बराबर लिखा जाएगा। यानी कि मास बोले तो A, नंबर ऑफ प्रोटॉन बोले तो P प्लस, प्लस क्या होगा, N0 होगा। ठीक है, नाउ एक चीज को हम लोग जाने कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है ये तो एटॉमिक नंबर के बराबर होता है।
है ना। और बाबू एटॉमिक नंबर को हमेशा Z के साथ दिखाते हैं, किसके साथ, Z के साथ, और प्रोटॉन को P के साथ। देन आप क्या लिख सकते हैं यहां से, P किसके बराबर मिल जाएगा बाबू, Z के बराबर मिल जाएगा। अब इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1 और इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। तो सेकेंड को उठा के आप फर्स्ट में रख दो, पुटिंग सेकेंड ऑन इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड को फर्स्ट में रखेंगे तो P प्लस की जगह पे Z लिखा जा सकता है, दैट इज A इज इक्वल टू क्या होगा, Z प्लस N नॉट होगा। देयरफॉर N नॉट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, A माइनस Z लिख सकते हैं। और जहां पे N नोट क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, और A क्या है बाबू, मास नंबर, और Z क्या है आपके पास, एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस करना पड़ेगा आपको। क्लियर, पहले इसको कॉपी करो, इसके बेसिस पे हम लोग कुछ एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों, अगर मान लो मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल उठा रहा हूँ, सोडियम है जिसका एटॉमिक नंबर 11 है और मास नंबर 23 है। ठीक है, पहले यहाँ पे अगर मैं आपसे बोलूं एटॉमिक नंबर कितना होगा बाबू, 11 होगा। एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर, वो भी कितना होगा, 11। और प्रोटॉन किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, तो भी 11, क्योंकि सिस्टम न्यूट्रल है आपका। मास नंबर कितना दिया गया है, मास नंबर दैट इज A, ये दिया गया है 23। और अगर मैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को फाइंड आउट करूं तो आप निकालते हो A माइनस Z के साथ, यानी कि 23 माइनस 11 हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा 12। तो प्रोटॉन हो गया 11, इलेक्ट्रॉन हो गया 11 और न्यूट्रॉन हो गया आपके पास 12। उसी तरीके से एक एग्जाम्पल लूँ Na+, अभी भी इसका एटॉमिक नंबर 11 है और मास नंबर है 23। तो एटॉमिक नंबर अगर आप बोलोगे तो एटॉमिक नंबर अभी भी कितना रहेगा, 11। नंबर ऑफ प्रोटॉन अभी भी कितना रहेगा, 11। याद रखना ये कभी भी नहीं बदलते, ना एटॉमिक नंबर बदलेगा और ना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन बदलेगा, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बदल सकता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले कितना रहा होगा, 11, और एक पॉजिटिव है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम किए होंगे तो बचा कितना होगा, 10 इलेक्ट्रॉन बचा होगा। और अगर आप मास नंबर देखते हैं तो मास नंबर दैट इज A, ये दिया गया है 23। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा बाबू, तो मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस करना होगा, दैट इज 23 माइनस 11, वैल्यू अभी भी कितना आएगा, 12 आएगा। देख सकते हो इलेक्ट्रॉन बदल रहा है लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, एटॉमिक नंबर भी सेम है, मास नंबर भी सेम रहेगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी सेम रहेगा। सिर्फ कौन बदलेगा, आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बदलेगा। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे क्लोरीन है 17 और ये है 37, यहाँ पे है नेगेटिव -1। तो आप देखो यहाँ पे एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर अभी भी 17 है। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना रहेगा, ये भी रहेगा बाबू 17, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस बार बदल जाएगा। नेगेटिव कितना है बाबू, 1 ना, तो जितना नेगेटिव है उतना जोड़ दो तो आ जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन। फिर मास नंबर क्वेश्चन पर है, मास नंबर क्वेश्चन पर है 37, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर आप देखते हो तो मास में से एटॉमिक नंबर माइनस करना होगा। मास बोले तो 37, एटॉमिक नंबर बोले तो 17, सॉल्व करेंगे तो आएगा 20। तो कुछ इस तरीके से प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन निकाला जाता है। ठीक है, इसको जरा कॉपी कर लो, उसके बाद कुछ सेगमेंट क्वेश्चंस के बारे में भी ले लेते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों आगे मूव करते हैं। तो एक क्वेश्चन दिया गया है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ द फॉलोइंग। ये कुछ स्पीसीज है जहां पे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पता करना है।
सबसे पहला है हमारे पास क्लोरीन 37 मास नंबर और 17 है एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर कितना हो गया? एटॉमिक नंबर हो गया 17। जितना एटॉमिक नंबर उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी 17। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा? जनरल 17। कोई चार्ज नहीं है यहाँ पर, तो कोई इलेक्ट्रॉन की एडिशन या इलेक्ट्रॉन की रिमूविंग देखने को नहीं मिलेगा। मास नंबर कितना है? मास नंबर है आपके पास 37। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा बाबू? मास में से एटॉमिक नंबर माइनस, दैट इज 37 माइनस 17, वैल्यू कितना आ जाएगा? 20। तो प्रोटॉन भी मिल गया, इलेक्ट्रॉन भी मिल गया और न्यूट्रॉन भी मिल गया। ये फर्स्ट हो गया आपका। बी नंबर की बात आप करते हैं तो दिया गया है ब्रोमीन, मास नंबर है 80, एटॉमिक नंबर होता है 35। कितना होता है? 35। सबसे पहले आप एटॉमिक नंबर निकालें। एटॉमिक नंबर कितना है? 35 है। और जितना एटॉमिक नंबर वही उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो प्रोटॉन कितना होगा? 35 होगा। अच्छा, सिस्टम न्यूट्रल है, ना तो इसके टकला में पॉजिटिव चार्ज है, ना ही इसके टकला पे कोई नेगेटिव चार्ज है, ना इलेक्ट्रॉन निकलेगा और ना ही इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जितना होगा वही उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होगा। और मास नंबर अगर निकालोगे ना, मास नंबर, तो क्वेश्चन पर है 80, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल लो। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दैट इज A माइनस Z। तो 80 माइनस क्या होगा? 35। सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 4, 45 आ जाएगा। तो प्रोटॉन भी मिल गया, इलेक्ट्रॉन भी मिल गया और साथ में न्यूट्रॉन भी मिल गया। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर सी है आपके पास N3 माइनस, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 और मास नंबर कितना होता है? 14। तो एटॉमिक नंबर जो है हमारे पास वो कितना है बाबू? तो 7 दिया गया है। नंबर ऑफ प्रोटॉन कभी बदलता है क्या? नहीं बदलता ना, जितना एटॉमिक नंबर उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखते हैं तो नॉर्मल कितना होता है? 7। 3 नेगेटिव चार्ज है तो 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन। फिर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर पता करना हो तो मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस करो। मास कितना है आपके पास? 14 माइनस 7, वैल्यू कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। कर सकते हो। लास्ट जो है आपके पास क्वेश्चन नंबर डी, सोडियम Na+, 11 और 23 इसका मास नंबर और एटॉमिक नंबर है। ठीक है, एटॉमिक नंबर जो है बाबू यहाँ पर वो कितना है? तो 11 है सर। नंबर ऑफ प्रोटॉन यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो एटॉमिक नंबर के बराबर यानी 11 ही होगा। उसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? पहले होता है 11, एक पॉजिटिव चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन कम कर देंगे तो हो जाएगा 10। फिर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को अगर आप फाइंड आउट करोगे तो 23 में से 11 माइनस होगा, हो जाएगा 12। कर सकते हो। तो इस तरीके से प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करना है। ठीक है ना। चलिए बच्चों आगे की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट नीट 2020 का क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स इन ल्यूटेशियम। ल्यूटेशियम है एटॉमिक नंबर 17, 1 और मास नंबर दिया गया है 175। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होगा? एटॉमिक नंबर के बराबर होगा। और ये क्वेश्चन पर है कितना? एटॉमिक नंबर 71। तो प्रोटॉन मिल गया बाबू 71। फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होगा वो किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। और ये भी कितना होगा? 71 होगा। फिर अगर आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को फाइंड आउट करते हैं, कैसे निकालते हैं? मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस करते हैं। तो मास नंबर है बाबू 175, माइनस हो गया 71, तो ये हो गया 401। यानी कि आ जाएगा क्या? प्रोटॉन 71, न्यूट्रॉन हो गया 104 और इलेक्ट्रॉन हो गया बाबू 71। ये ऑप्शन देख लो, जहां पर होगा वही सही हो जाएगा।
71, 104 एंड 71। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। ठीक है, चलिए बच्चों आगे की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द परसेंटेज डिक्रीजेस, कितना परसेंट डिक्रीज करेगा इन मास नंबर में इफ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हाफ, अगर न्यूट्रॉन की संख्या को आधा कर दिया जाए, एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डबल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया जाए, डबल कर दिया जाए इन कार्बन 12 आइसोटॉप्स। तो कार्बन 12 में आप इनिशियल कंडीशन सोचो पहले, यहां मान लो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां मान लो नंबर ऑफ प्रोटॉन, यहां मान लो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और यहां मान लो आप मास नंबर, दैट इज ए, कि किसके बराबर होगा, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के सम के बराबर होगा। अब इनिशियल कंडीशन सोचो, तो इनिशियल में इसमें प्रोटॉन भी 6, इलेक्ट्रॉन भी 6, न्यूट्रॉन भी 6, और मास नंबर कितना 12, इसका बात कर रहे हैं। ठीक है, फाइनल की बात अब करें, तो फाइनल में न्यूट्रॉन को हाफ किया गया है, यानी 6 का हाफ किया गया, तो वैल्यू कितना मिल गया, 3 मिल गया। एंड इलेक्ट्रॉन को डबल किया गया, यानी 6 का डबल होगा, दैट इज 12 हो जाएगा। और प्रोटॉन के साथ कुछ डिस्टर्ब नहीं है, तो जितना प्रोटॉन पहले था उतना प्रोटॉन अभी भी है। जो चेंज किया गया था उसको हमने चेंज कर दिया। ठीक है, जो नहीं किया गया था उसको एज इट इज रखा। तो देखो, तो अब मास नंबर कितना हो जाएगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन कितना मिला है फाइनल में 6, और फाइनल में न्यूट्रॉन कितना है 3, तो 6 + 3 हो जाएगा यहाँ पर कितना बाबू, 9। तो परसेंटेज चेंज निकालो, परसेंटेज चेंज कैसे निकालो, मास ऑफ फाइनल माइनस मास ऑफ इनिशियल बाई मास ऑफ इनिशियल इनटू 100। फाइनल कितना है 9 माइनस इनिशियल हो गया 12 बाई 12 इनटू होगा 100, दैट इज ये होगा -3/12 इंटू 100। 3 से जाएगा 4 टाइम में, ये 4 से जाएगा 25 टाइम में, तो ये आ जाएगा -25%। अब माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है डिक्रीज को, इसको डिक्रीज को, क्योंकि जब आप न्यूट्रॉन को कम कर दिए तो मास नंबर भी क्या हो गया, डिक्रीज कर गया। तो डिक्रीज के लिए साइन क्या मिलेगा, नेगेटिव, और इंक्रीज के लिए साइन क्या मिलेगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो इस तरीके से इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं। इसको जरा कॉपी करो, इसके बाद फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। ठीक ना, चलिए बच्चों आगे की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि एज्यूमिंग दैट एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन 12 इज 150 यूनिट। कार्बन 12 एटॉमिक वेट किसके बराबर मान के चलना है, 150 यूनिट के बराबर मान के चलना है फ्रॉम एटॉमिक टेबल। देन अकॉर्डिंग टू दिस एजम्पशन वेट ऑफ ऑक्सीजन, ऑप्शन 16 का वेट कितना होगा। तो कार्बन 12 का वजन 150 यूनिट के बराबर है, तो बताओ एक एटॉमिक वेट का वजन कितना हो जाएगा, 150/12 यूनिट हो जाएगा। अरे हाँ ना, 12 ग्राम है या 12 एटॉमिक वेट का 150 यूनिट हो गया, तो एक एटॉमिक वेट का कितना हो जाएगा, 150/12, कितना दिया गया 16, तो ऑप्शन 16 एटॉमिक वेट का कितना हो जाएगा, 150/12 गुने हो जाएगा 16। सॉल्व करो, 4 तिहाई 12 और 4 चौका 16, 5 तिया 15 यानी 50 से 5 चौका 20 यानी 200 यूनिट लिखा जाएगा। कर सकते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कॉपी करो, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। चलिए बच्चों आगे की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है, इफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन x2 - is 16, x-2 में नंबर ऑफ प्रोटॉन दिया गया है कितना बाबू, 16, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया यहाँ पे बता, होता 16,
दो नेगेटिव है तो 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ना पड़ेगा, हो जाएगा कितना 18 इलेक्ट्रॉन। देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन X2 प्लस, अब X2 प्लस की बात कर रहा है। अच्छा ये X है और ये भी क्या है X, एलिमेंट तो सेम है ना, तो सेम एलिमेंट का प्रोटॉन भी क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि सेम एलिमेंट है तो एटॉमिक नंबर भी तो सेम होगा ना, और एटॉमिक नंबर सेम तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी सेम होगा। तो यहां भी नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होगा वो कितना होगा, 16 ही होगा। क्यों ऐसा, क्योंकि दोनों एलिमेंट क्या है बाबू, सेम है, सेम एलिमेंट है, और एटॉमिक नंबर नहीं बदलता है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी नहीं बदलता है। लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, देखो पहले था 16, अब 2 पॉजिटिव है तो 2 इलेक्ट्रॉन कम कर देंगे तो आ जाएगा कितना बाबू, 14 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, टोटल 14 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। कर सकते हो, इसको भी कॉपी कर लो, उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। चलिए बच्चों आगे की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर इक्वल टू 18, 16 एंड 16 रिस्पेक्टिवली। देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है बाबू 16, नंबर ऑफ प्रोटॉन है बाबू आपके पास, अच्छा सॉरी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 18 है ना, प्रोटॉन है 16, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपके पास कितना है, 16। कह रहा है असाइन द प्रॉपर सिंबल टू द स्पीसीज। ये कौन सा स्पीसीज है, उसका सिंबल कैसा होगा ये आपको पता करना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक बात बता दूं, स्पीसीज कैसे दिखाते हैं, मान लो X है तो मास नंबर को ऊपर में दिखाते हैं A के साथ, और एटॉमिक नंबर को नीचे दिखाते हैं बॉटम पे, और इसको दिखाते हैं किसके साथ बाबू, Z के साथ। और चार्ज को आप कहीं पर भी प्लेस कर सकते हो ऊपर के डायरेक्शन में, ठीक ना। तो देखें जरा, नंबर ऑफ प्रोटॉन 16 है तो ये एटॉमिक नंबर है, यानी एटॉमिक नंबर भी कितना होगा, 16 होगा। और 16 पे कौन होता है बाबू, सल्फर, जिसका एटॉमिक नंबर हो गया 16। और मास नंबर अगर आप देखते हो, मास नंबर तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के सम के बराबर है। प्रोटॉन हो गया 16 और न्यूट्रॉन हो गया 16, यानी 16 16 हो गया 32, तो ये हो गया बाबू 32, ठीक। इसके बाद इलेक्ट्रॉन कितना है, देखो तो 18। तो अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, आप देखो यहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है इन कंपेरिजन टू प्रोटॉन, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो सिस्टम पे नेगेटिव है। कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है तो 2 यहां पे लगा दो, तो ये आ गया आपके पास प्रॉपर सिंबल ऑफ दिस स्पीसीज। कर सकते हो, इसको कॉपी करो, इसी के जैसा एक और क्वेश्चन करेंगे। चलिए बच्चों आगे की ओर मूव करते हैं। तो एक लास्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन अ स्पीसीज आर इक्वल टू 10, 11 एंड 12। पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 10, फिर है नंबर ऑफ प्रोटॉन 11, फिर है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 12। असाइन द प्रॉपर सिंबल टू द स्पीसीज। सबसे पहले नंबर ऑफ प्रोटॉन से सोचो, तो प्रोटॉन 11 है, इसका मतलब एटॉमिक नंबर भी कितना होगा, 11। अब 11 पे कौन सा स्पीसीज होता है, सोडियम, एटॉमिक नंबर 11 हो गया। मास नंबर पता कर लो, किसके बराबर, सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर। अच्छा प्रोटॉन कितना है 11, न्यूट्रॉन कितना है 12, सॉल्व करेंगे तो 23 आ जाएगा। आगे अब देखो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को कंपेयर करो, इसमें किसका ज्यादा वैल्यू दिख रहा है, प्रोटॉन वाला ना, इन कंपेरिजन टू इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन की संख्या ज्यादा है इन कंपेरिजन टू इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन ज्यादा तो सिस्टम पे दिखेगा पॉजिटिव चार्ज, कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है तो 1 पॉजिटिव लेवल में होता है। तो ये हो गया प्रॉपर सिंबल, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। पहले इसको कॉपी कर लो,
है ना। चलिए बच्चों, तो आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं और मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास पर एक नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत और जय विज्ञान। बच्चों, अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आ रहा है तो इस लेक्चर को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने फ्रेंड तक भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका फायदा मिल सके। तो चलिए मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास पर। थैंक यू वेरी मच।